अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। फर्स्ट जनवरी 22 को नए पार्ट्स डाले थे। मशीन डेबिट कैश क्रेडिट कितने? 3 लाख। फर्स्ट जनवरी 22 को पुराने पार्ट्स निकाल दिए थे तो वो डिस्पोजल 15,000, 96,000, 120, 9,000 और मशीन क्रेडिट 240। ये किया था और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कहा था आपको करने को। और अगर इस तरह का सवाल पेपर में आता तो तीनों सिनेरियोज में ये तो सेम ही रहनी थी, इसलिए सोल्यूशन में ये दो करने के बाद हम कहते थे कि 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन चार्ज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, फिर से डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और फिर से डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बस होता क्या कि इनकी वैल्यूज अलग अलग होती और ये वैल्यूज आपसे कहा था ट्राई करने को। तो फिर की भी होंगी। डेप्रिसिएशन कहा था कैलकुलेट करने को। सही गलत तो चलो देख लेते हैं। सिनेरियो ए क्या था कि यूजफुल लाइफ 1 साल कम हो जाएगी। जो नया पार्ट ऐड हो रहा है ये सब्सिक्वेंट कैपेक्स टाइप चीज होगी ना। सब्सिक्वेंटली हमें खर्चा करके एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं तो सब्सिक्वेंट कैपेक्स हो गया। तो सब्सिक्वेंट कैपेक्स में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले हम वहां तक पहुंचते हैं, फिर नए को साथ मिलाकर फिर रिमेनिंग पे चार्ज करते हैं। तो अभी भी ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन इसमें नया काम ये हुआ कि पुराने पार्ट्स निकल भी रहे हैं तो उनको माइनस भी करना पड़ेगा। पूरी मशीन जो पुरानी थी कितने की थी? 8 लाख की। इसमें से निकाल देते हैं 240, तो ये बाकी बची कुची मशीन की कॉस्ट रह जाएगी 560। चूंकि कुछ साल गुजर चुके हैं और लाइफ भी चेंज हो गई तो हमें अब इसकी बुक वैल्यू चाहिए ना डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। अच्छा, मैंने ना पहले भी एक बात बोली थी लेकिन मुझे लग रहा है कि वो खाली खाली चली गई थी। मैं एक बात दोबारा बता रहा हूं। अगर एक एसेट की कॉस्ट 12 लाख है और लाइफ 10 साल है, एस्टिमेट चेंज नहीं, वैसे एक बात बताना चाह रहा हूं, तो इसकी डेप्रिसिएशन हो गई 1 साल की 12 लाख डिवाइडेड बाय 10। 3 साल गुजरने के बाद बुक वैल्यू क्या रह गई होगी? 3 साल गुजरने के बाद 840। अगर हम एसेट स्ट्रेट लाइन से बता रहा हूं, अगर एसेट की कॉस्ट यूज करके डेप्रिसिएशन निकालनी है तो लाइफ टोटल यूज होगी, और अगर हम डेप्रिसिएशन निकालना चाहें बुक वैल्यू यूज करके तो वो भी निकल सकती है, लेकिन अब की बार डिवाइडेड बाय 10 नहीं होगा, अब डिवाइडेड बाय 7 होगा। कितना? 1। तो ये मसला ना कोई सिर्फ एस्टीमेट चेंज का नहीं है, ये वैसे भी एक रूल समझ लें कि अगर हमने एसेट की कॉस्ट को यूज करना है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए तो टोटल लाइफ इस्तेमाल होगी, और अगर बुक वैल्यू को यूज करना है तो रिमेनिंग लाइफ इस्तेमाल होगी। 12 लाख डिवाइडेड बाय 7 नहीं हो सकता, या 840 डिवाइडेड बाय 10 नहीं हो सकता। अगर कॉस्ट को लेकर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो रिमेनिंग लाइफ नहीं टोटल लाइफ, और अगर बुक वैल्यू को लेकर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो टोटल लाइफ नहीं रिमेनिंग लाइफ। ये मिसमैच नहीं होगा। टोटल कॉस्ट तो फिर लाइफ भी टोटल, बची हुई बुक वैल्यू तो लाइफ भी फिर बचेगी। अब हमें लाइफ में 1 साल की कमी करनी है तो बुक वैल्यू ही को डेप्रिशिएट करेंगे ना। तो जो पार्ट निकल गया उस मशीन की कॉस्ट में से पार्ट की कॉस्ट निकल गई, बुक वैल्यू तक पहुंचना है तो पूरी मशीन कितने साल जिंदगी गुजार आई थी हंसी खुशी? कितने साल गुजर आए थे? 4 साल। तो 4 साल जब तक झगड़ा नहीं पड़ा था तो पूरी मशीन 8 लाख की डेप्रिशिएट हो रही थी। 4 साल में कितनी हो चुकी होगी? 96, 480, 320। सादा सा स्ट्रेट लाइन का सवाल है। 8 लाख कॉस्ट की मशीन 10 साल लाइफ वाली, 4 साल गुजर गई थी जिंदगी, 320। ये 320 ना समझ आया हो किसी को तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन पूछ ले फिर भी। वैसे तो शर्म की बात है लेकिन फिर भी हो सकता है किसी को ना समझ आया। हाँ जी, जो भी नॉर्मल बच्चा होगा उसको समझ आ गई होगी, कोई पागल ही होगा जो समझ नहीं आई होगी, लेकिन चलें कोई नहीं समझ आई तो पूछ ले। 320,000, 8 लाख का एसेट, 10 साल लाइफ है तो 4 साल गुजर गए थे, 80,000
80,000, 4 साल हो गए थे, तो इतनी ये पूरी मशीन की कॉस्ट थी। जिन पार्ट्स को निकाल के फेंक दिया उनकी कॉस्ट इसमें से माइनस कर दी। तो इसकी कॉस्ट के साथ साथ एक्यूमुलेटेड भी तो हम रिमूव कर रहे हैं ना बुक्स में से। जो एसेट हम पार्ट फेंक रहे हैं इसकी बुक वैल्यू पोर्शन कितना बन रहा है? ये इतना डेप्रिशिएट हो गया था पार्ट। तो अगर हम इसके बगैर बाकी बची कुची मशीन देखना चाह रहे हैं तो ऐसे ही करेंगे ना कि कॉस्ट में से इसकी कॉस्ट निकाल देते हैं, एक्यूमुलेटेड में से एक्यूमुलेटेड निकाल देते हैं, है ना। तो इसकी एक्यूमुलेटेड कितनी थी? 96, 224। तो जो बाकी मशीन बची रह गई थी उसकी बुक वैल्यू हो गई थी 33। ये 336 तक दोबारा देखें। हमने एक पूरी मशीन जो खरीदी थी 8 लाख की। अच्छा, जब कोई एसेट नया खरीदते हैं, जैसे चलो बाइक नहीं खरीदी, तो बाइक कितने की है भाई? चलो 1.5 लाख की। तो उस 1.5 लाख की बाइक खरीदते हुए ये भी बताया जाएगा कि इसमें इंजन इतने का है और सीट इतने की है और टायर नहीं, वो तो पूरी बाइक थी। तो इसलिए पूरा तो 8 लाख की मशीन ही खरीदी थी, 8 लाख ही डेप्रिशिएट हो रहा था। वो तो उसमें खराबी हुई है, पुराने पार्ट्स निकाले हैं, तो फिर हमें ये काम करना पड़ रहा है। तो पुराने पार्ट्स को चूंकि फिजिकली एसेट में से निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यूज भी बुक्स में से निकालनी पड़ेंगी, कॉस्ट को कॉस्ट में से और एक्यूमुलेटेड को एक्यूमुलेटेड में से। ये दोनों माइनस करने के बाद अभी इस वक्त ये क्या चीज बच गई है? पुराने पार्ट्स निकाल के जो मशीन बची थी उसकी बुक वैल्यू बच गई। कब की? ये कब का काम हो रहा है? 4 साल बाद, यानी 1 जनवरी 22। तो अब हमने क्या करना है, नए पार्ट्स को भी साथ मिला लेना है। कितने के? 3 लाख। अब वो भी साथ मिल गए हैं। तो अब इन दोनों ने, अच्छा नए पार्ट्स के पास कितनी जिंदगी है? सिनेरियो ए, सिनेरियो ए, सिनेरियो ए नहीं बताया। तो प्लांट में ही लगना है ना उन्होंने, या मशीन खराब हो जाएगी और वो पार्ट्स निकल के अलग दौड़ेंगे? मशीन के साथ ही रहना है। तो इन नए पार्ट्स में भी फिर कितना अर्सा चलना है? 10 साल या 6? 10 क्यों नहीं? क्योंकि अब से ऑनवर्ड ना, वो तो अब इसकी जिंदगी का हिस्सा बना है। तो अब से ऑनवर्ड इन दोनों के पास 6 साल थे। लेकिन क्या हुआ? तो इन दोनों को 6 36, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें? 636,000 डिवाइडेड बाय, सिनेरियो ए में मैंने रिड्यूस नहीं कहा, तो 5 हो गए ना, 5 127,200। ये सिनेरियो ए में डेप्रिसिएशन फॉर 2022। पूरे एसेट में से जो पुराने पार्ट्स निकाल के फेंक दिए तो उनकी वैल्यूज भी हटानी पड़ेंगी, तभी तो हमने इसको क्रेडिट और इसको डेबिट करके खत्म किया है। तो जब इनको माइनस कर देंगे तो फिर बचे कुचे प्लांट की कॉस्ट और बचे कुचे प्लांट की एक्यूमुलेटेड आ जाएगी, और उसकी जो अमाउंट नेट करने से आंसर आएगा ये बचे कुचे प्लांट की बुक वैल्यू बनेगी, साथ नया पार्ट्स ऐड करके। अब ये है टोटल जिसने डेप्रिशिएट होना। नहीं समझ आया? अच्छा, ये 336 तक जिनको समझ आ जाए, एक और बात बताता हूं, बाकी लोग टेंशन नहीं लेना, कोशिश किया करें, बिल्कुल ना छोड़ा करें। ये पूरा का पूरा प्लांट 8 लाख वाला 4 साल गुजर के कितना रह गया हुआ था? 480। अब ये पूरे प्लांट की बुक वैल्यू है। अगर मैंने इसमें से फेंके हुए पार्ट को माइनस करना है तो इसमें से क्या माइनस करूं? 240 माइनस करूं या 144 माइनस करूं? क्यों? हाँ बिल्कुल ठीक है। जब ये है ही पूरी मशीन की बुक वैल्यू तो इसमें से पार्ट जो निकाल रहे हैं उसकी भी बुक वैल्यू माइनस करेंगे। तो आप इसमें से 144 माइनस करें तो यही आएगा। तो जो पार्ट हम निकाल रहे हैं फिजिकली उनको बुक्स में से भी खत्म करना है। कॉस्ट में से उसकी कॉस्ट हटा दें, एक्यूमुलेटेड में से उसकी एक्यूमुलेटेड हटा दें, ताकि बाकी बचे प्लांट की इंफॉर्मेशन आ जाए। ये दोनों फिगर्स निकाल के नेट करना है, ऐसे कर लें या फिर ऐसे कर लें। ऐसे कैसे? पूरे एसेट की बुक वैल्यू निकाल के जो पार्ट फेंका उसकी बुक वैल्यू माइनस कर लें। किसी ने किया हो सवाल और ये ठीक भी हुआ? चलिए ठीक, बताएं, मसले पूछें बेटे जिससे नहीं हुआ जी। हाँ, पार्ट बी में आके ही बताता हूँ, सिनेरियो बी में बताता हूँ। आप ये कह रहे हैं 4 साल वाली बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल 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 कर सकते हैं। हाँ जी, सिनेरियो ए। सिनेरियो बी, सिनेरियो बी क्या था कि रिमेनिंग लाइफ में कोई चेंज नहीं हुई।
ये जो मैंने भी यहां बात बताई थी कि कॉस्ट को यूज करना है तो टोटल लाइफ और बुक वैल्यू को यूज करना है तो ये जबानी याद हो गई ना, है ना, कोई जरूरत ही नहीं लिखने की, अब मरते दम तक याद रहेंगी बातें। ये जो सुनहरी मोती बिखेर रहा होता है ये समेट लिया करें। सिनेरियो बी में कहा हुआ है कि लाइफ में चेंज नहीं है, यानी यहां पे ये जो 336 तक पहुंचे थे इसके साथ 3 लाख मिला लिया था, तो अब इस 630 के पास कितनी जिंदगी है, 6 साल। तो अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 636 को 6 पे डिवाइड कर लें, 106,000। ये सिनेरियो बी है। और ये सिनेरियो भी एक और तरह से कैलकुलेट करके देता हूं, अच्छा है अगर आप ज्यादा से ज्यादा तरीके सीखें, कॉन्सेप्ट में बेहतरी आती है। आइसोला मुश्किल है बहुत, है नहीं ना यार। अच्छा अभी तो और बहुत रहता है इसमें, तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारा इसमें, आपकी जवानी का एक हिस्सा जो है ना वो आइसोला में गुजर जाएगा। ओके अच्छा ना, इसी को मैं एक और तरीके से करके दिखाता हूं आपको। इसी को लाइफ में चेंज हुई नहीं, तो जो बचा कुचा प्लांट रह गया था 560, इसी की बुक वैल्यू 336 है ना, तो अगर 336 को यूज कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 6, 5, क्योंकि लाइफ में तो चेंज कोई नहीं हुई तो 560 को भी यूज कर सकते हैं। क्या डिवाइड कर लें, फिर 10 करना पड़ेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बचे कुचे प्लांट को एज इट इज पहले की तरह चला लें, लेकिन 560 8 लाख नहीं, डिवाइडेड बाय 10, ये 106 निकाल रहा हूं। अभी हमने क्या किया है, इस 336 को भी और इस 3 को भी 6 पे डिवाइड किया ना। अगर इस बात को छोड़ के सिर्फ इसको देखें तो ये बचे कुचे प्लांट को मैंने 6 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये उसकी बुक वैल्यू है, तो इसकी लाइफ में तो कोई चेंज है नहीं। तो अगर मैं 336 की बजाय इस बचे कुचे की कॉस्ट यूज करना चाहूं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अब डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। और साथ इसको अलग से कर लें, 3 लाख के पास कितनी जिंदगी है, इसके पास 10 नहीं है, क्योंकि ये तो जब आया है उसके बाद तो बस 6 ही हैं। 50,000 106,000। जब रिमेनिंग प्लांट में कोई लाइफ में चेंज नहीं हुई तो बचे कुचे प्लांट की आप वही कॉस्ट के साथ भी डिडक्शन चला सकते हैं, और नए पार्ट्स के लिए जो इसकी अपनी लाइफ बची हुई है वो लगा लें। फिर ये नहीं होगा। अगर लाइफ जैसे यहां पर हमने इनको 5 पे डिवाइड करना था, तो अब आप 560 से नहीं निकाल सकते डिडक्शन, क्योंकि लाइफ चेंज हो रही है, तो आप यकीनन बुक वैल्यू से ही निकालेंगे। यहां पर चूंकि लाइफ चेंज नहीं हो रही थी तो पुरानी वाली ही चल गई। जी, क्योंकि अगर जो नए पार्ट्स डाले हैं तो नए पार्ट्स चलने तो मशीन के साथ ही है ना, तो मशीन ही जब 6 साल रहेगी तो नए पार्ट्स अकेले चल के तो बोर नहीं होंगे, तो मशीन के साथ ही चलेंगे। सिनेरियो सी में यह है कि जो ओरिजिनली मशीन थी उसकी लाइफ तो वैसी चलेगी, लेकिन नए पार्ट थोड़ी हल्की क्वालिटी के डाले हैं तो वो बस 4 साल ही चल सकेंगे। तो अगर इसी तरीके से चले तो अब 636 को क्या करूं, 6 पे डिवाइड करूं 4 पे करूं, इसको 6 पे इसको 4 पे, इसको 6 पे इसको 4 पे, और अगर इस तरीके से चलना चाहें ये ऐसे ही और ये डिवाइड बाय 4। देखें अब जो ओरिजिनल मशीन है उसकी रिमेनिंग लाइफ और नए पार्ट की बराबर नहीं रही है, तो आप टोटल करके नहीं कर सकते डिवाइड, तो रिमेनिंग वाले को अलग करना पड़ेगा, न्यू को अलग करना पड़ेगा। अब रिमेनिंग को अलग करना है तो इसको डिवाइडेड बाय 6, इसको डिवाइडेड बाय 4, क्या बनेगा 336 को डिवाइडेड बाय 6
56,000 और 3 लाख को डिवाइडेड बाय 4, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हो जाएगी 131। और अगर ऐसे करना चाहें, चूंकि इसकी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ा, तो ये इतनी ही रहेगी, और न्यू पार्ट 3 लाख डिवाइडेड बाय, तो क्या आ जाएगा 75। यही ये इन तीनों सिनेरियोस को अच्छी तरह देख के, इसमें अगर कोई बात अभी भी नहीं समझ आई तो बेटे पूछ लें। एंट्री तो यही है, बस अमाउंट चेंज हो जाएंगे। हाँ जी बताएं, इसमें कुछ सवाल। रिमेनिंग मशीन जो अपनी 10 साल की जिंदगी चल रही थी वो वैसी चलेगी, लेकिन जो नए पार्ट्स डाले ना वो इस दफा थोड़ी हल्की क्वालिटी के हैं, तो उनकी लाइफ बस 4 है, तो इसलिए इसको 4 पे और ये वाला ऐसे ही। अगर नेट बुक वैल्यू से करना चाहें तो इस बचे हुए प्लांट की बुक वैल्यू को 6 पे डिवाइड, नए पार्ट्स को 4 पे डिवाइड। हाँ जी और कोई सवाल? अच्छा, जब नई मशीन खरीदी होगी तो ये 240 पता होगा लाजमी कि इसमें ये पार्ट कितने का और ये कितने का और ये कितने का? नहीं, चांसेस हैं कि नहीं पता होगा, तो फिर उसके लिए कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी। इसके लिए एक सवाल लिखें छोटा सा। ये जो सवाल लिखवा रहा हूं ना, इसका सॉल्यूशन करने के बाद इसका कोई कंक्लूजन बना के तो वो लिख लेंगे अपने अल्फाज में। सिर्फ इस सवाल से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये 240 नहीं दिया होता तो क्या करते, तो फिर कुछ और इंफॉर्मेशन होती। वो क्या होती, बस सिर्फ टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। सेम डाटा यूज कर लेता हूं ताकि रिलेट करने में आसानी हो आपको। कॉस्ट ऑफ ओल्ड प्लांट, कॉस्ट ऑफ ओल्ड प्लांट कितनी? वही 8 लाख। सेम वैल्यूज ले रहा हूं ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो। और ये कब खरीदा था? 1 जनवरी 18। तो बस इसके साथ भी ब्रैकेट में 1 जनवरी 18 लिख लें। सिर्फ टू दी पॉइंट डाटा बता रहा हूं बस। फिर हमने नए पार्ट्स कब डाले? 1 जनवरी 22। तो कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट्स 3 लाख 300,000। सेम डाटा ले रहा हूं। किस डेट को डाले ये? 1 जनवरी 22। चले अब नई चीज तीसरी, प्राइस ऑफ सिमिलर न्यू मशीन, प्राइस ऑफ सिमिलर न्यू मशीन ऑन 1 जनवरी 22। $1 मिलियन, 10 लाख। अब इन 3 फिगर्स में और करके ये बताएं रिक्वायर्ड कि कॉस्ट ऑफ ओल्ड पार्ट्स कितनी थी? कर लिया? कितना? तो लिखे आसान सॉल्व भी करना यार। कॉस्ट ऑफ ओल्ड पार्ट पूछा है, जो पुराने पार्ट फेंके उनकी कॉस्ट पूछिए। हैं जी? हाँ आंसर तो एक्चुअली यही आएगा। मैंने तो कहा था सेम डाटा यूज कर रहा हूं, लेकिन सवाल ये कि कैसे 240। बिल्कुल ठीक है।
ये तीनों वैल्यूज में दोबारा समझाता हूं। जब हमने 1 जनवरी 18 को पूरा प्लांट खरीदा था तो तब वो 8 लाख का होता था। आज नया 10 लाख का मिल रहा है और जो पार्ट्स हमने लिए हैं वो 3 लाख के मिल रहे हैं। तो आज अगर पूरा का पूरा 10 लाख का है और सिर्फ वो पार्ट्स 3 लाख के हैं तो एक रिलेशन तो समझ आ रहा है ना कि पार्ट्स पूरे एसेट का 30% होते हैं। तो फिर तब भी ऐसे ही होते होंगे। 30% कैसे बोला मैंने? 1 मिलियन का पूरा नया मिल रहा है और जो पार्ट्स लिए हैं वो 3 लाख के मिल रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो पार्ट्स हैं ये पूरे एसेट का 30% हिस्सा होते हैं। तो पहले भी फिर ऐसे ही होता होगा। तो जब ये प्लांट सस्ता था 10 की बजाय 8 लाख का था तो फिर ये पार्ट्स तब कितने के होते होंगे? तो 8 लाख का 30%। 30% पूरे एसेट में ये पार्ट 30% जगह है तो फिर पहले भी ऐसे ही होता होगा। तो 8 लाख का 30% निकालेंगे तो 240 आ जाएगा। यानी अगर हमें मेजर पार्ट प्लेसमेंट में पुराने पार्ट की कॉस्ट नहीं पता लेकिन नए पार्ट की कॉस्ट और नया पूरा कितने का मिलता है ये पता है तो हम वो प्रोपोर्शन यूज कर सकते हैं पुराने पार्ट की कॉस्ट के लिए। ये जो काम किया है ये अपने आप को समझा लें। अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बताता हूं। हमें यह जानना है अगर कि पुराने पार्ट की कॉस्ट कितनी थी तो इस सवाल में तो मैंने बता दी थी। अगर ना बताया होता तो उसके लिए इंडिकेशन हो सकती थी कि अब इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। अगर अब इस वक्त पूरा एसेट इतने का होता है और सिर्फ ये पार्ट्स इतने के हैं तो ये आप इसका रेशो बना ये 30% है इसका। तो पहले भी ऐसे ही होता होगा फिर। तो इसलिए 8 लाख का भी 30% वो पार्ट्स होंगे। ठीक है 240। चलिए पार्ट प्लेसमेंट बहुत है और डी रिकॉग्निशन खत्म। अब आते हैं एक्सचेंज पे। डी रिकॉग्निशन में खत्म। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। अच्छा ये ना सब चल ये रहा है कि एक एसेट की जिंदगी में जो जो कुछ भी हो रहा है वो हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। एसेट खरीदा, उसका एस्टीमेट चेंज हुआ, फिर उस पर बाद में इंप्रूवमेंट आ गई, फिर उसको बेच दिया तो कैश पे बेच दिया, किसी के अगेंस्ट बेच दिया। सब एक एसेट की जिंदगी में जो कुछ है वो पढ़ रहे हैं। और इसके बाद बस फिर मैं एक एसेट से हटके मल्टीपल एसेट्स पे आ जाऊंगा जो असल में सवाल आते हैं। तो ये सारी एक एक एसेट की मेहनत ना फिर मल्टीपल एसेट्स में काम आएगी। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। पुराना एसी उतार के नया लगा लिया, एक्सचेंज ऑफ एसेट हो गया। पुराना एसी उतार के नया लगा लिया, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स हो गया। चेंज कर लिया। एक्सचेंज में यह जरूरी है कि जिस पार्टी को एसेट पुराना दे रहे हैं उसी से नया ले रहे हैं। अगर पुराना एसेट मार्केट में जाके बेचा और किसी और शॉप से नया खरीद लिया, ये नहीं एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में एसेट्स का एक्सचेंज है। जैसे एक पार्टी के पास कोई एसेट ए था, इसके पास एसेट बी था, तो इन्होंने ये एसेट एक्सचेंज कर लिए। और अगर ये दोनों एसेट्स बराबर वर्थ के नहीं है तो कोई ना कोई दूसरे को पे कर रहा होगा। अगर एसेट बी महंगा वर्थ का था तो पार्टी टू उसको एसेट बी देके एसेट ए ले रहा है, ये महंगा है। दोबारा एक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक पार्टी ने अपना कोई पुराना एसेट किसी दूसरे को दिया और उससे उसका एसेट लिया, और जो एसेट दे रहा है वो ज्यादा महंगी चीज दे रहा है, तो फिर बदले में दूसरा एसेट भी ले रहा होगा और पैसे भी ले रहा होगा। और अगर जो एसेट दे रहा है वो सस्ता है और जो ले रहा है वो महंगा वाला है, यानी इन एक्सचेंज ऑफ एसेट्स के अंदर एसेट तो एक्सचेंज हो रहे हैं, उसके साथ प्लस माइनस कैश भी होगा।
तो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में दो पार्ट, अच्छा अब ये किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल हो सकता है, इसके लिए बात करें तो भी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स है, इसके बारे से बात करें तो भी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स है। एसेट्स दे के एसेट ले रहा है और कुछ एक्स्ट्रा कैश प्लस माइनस हो सकता है, प्लस मतलब और देना पड़ रहा है, माइनस मतलब हमें मिल रहा है। तो एक एसेट जिस पार्टी को बेचें उसी से दूसरा एसेट खरीदें और इनमें डिफरेंस अगर है तो कैश में सेटल कर लें, ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है। अब इसमें अकाउंटिंग के एतबार से दो काम हो रहे हैं जी, यानी कैश ना हो और एक से ज्यादा एसेट्स हो सकता है, यानी अब जो गाइडेंस बताने लगा हूं वो है सब पे लग रही है। अब इसमें अकाउंटिंग के एतबार से दो मसले हैं, जाग रहे हैं, अकाउंटिंग के एतबार से दो मसले हैं। क्या है? दो मसले। अकाउंटिंग खुद एक मसला है, लेकिन इस टॉपिक में अकाउंटिंग के एतबार से ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है दो मसले आएंगे। एक, जो एसेट बेच रहे हैं उसके लिए डी रिकग्निशन वाली अकाउंटिंग होनी चाहिए जो कल पड़ी है, और जो एसेट खरीद रहे हैं वो रिकग्नाइज होना चाहिए। तो इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि जो खरीद रहे हैं अगर बस खरीद ही रहे होते तो उसकी कॉस्ट जाननी आसान थी, कैसे? जितने का खरीद रहे होते, और अगर कोई बस सिर्फ बेच ही रहे होते तो पता होता जितने का बेच रहे हैं। अब मसला है, अब अगर ये एसेट खरीद के ये एसेट भी दे रहा है और साथ पैसे भी दे रहा है तो पैसे तो थोड़े से दे रहा होगा। तो अब मसला ये आएगा कि जो एसेट नया खरीदा जा रहा है वो कितने का है। और पुराने की जब डिस्पोजल की अकाउंटिंग करनी थी तो प्रॉफिट भी तो जानना था। तो दूसरा मसला ये आएगा कि पुराना कितने का बिक रहा है। ये दो मसले हैं इसमें। तो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की ट्रांजैक्शन में दो मसले हैं, क्योंकि पुराने को बुक्स में से निकालना है तो पता तो हो कितने का बिका है, और नए को बुक्स में लाना है तो कितने पे लाना है। तो इस ट्रांजैक्शन में इन दो सवालों का जवाब ढूंढना है। इस दो सवालों के जवाब के लिए इस ट्रांजैक्शन को ना चार टाइप्स में बांटा हुआ है। इतना लिखे हुए मैं चार टाइप्स एक एक करके बताता हूं। यहां तक नोटेड। अब मैं आगे बताने ये लगा हूं कि इन दो सवालों का जवाब कैसे ढूंढना है। इसके लिए ना चार टाइप्स हैं, उसको मैं केस कह देता हूं। चलें, केस वन, फेयर वैल्यूज ऑफ बोथ एसेट्स कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। अच्छा, आपके लेवल पे ना फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू, असल में तो ये थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके लेवल पे फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू होती है। तो सब एसेट्स, दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू नहीं पता चल पा रही। क्यों नहीं पता चल पा रही है? मार्केट में नहीं बिकता होगा, नहीं खरीदते होंगे, हमने बड़ा ऑर्डर पे तैयार कराया होगा ये भी, और उसने भी बड़ा ऑर्डर पे तैयार कराया होगा, तो बहुत स्पेसिफिक किस्म का होगा, नहीं बिकता होगा, तो मार्केट वैल्यू को बहुत रिलायबल नहीं पता लग रही। एक ये सिनेरियो है। अच्छा, किसका सिनेरियो क्या कर रहे हैं हम? ये जो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स है इसमें इन दो सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो इन दो सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं इस ट्रांजैक्शन को चार टाइप्स में बांट रहा हूं। टाइप कह लें, केस कह लें। एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन वो होगी जिसमें इन दोनों एसेट्स में से किसी की भी मार्केट वैल्यू रिलायबली नहीं पता चल रही, ये एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है। इसी तरह से एक और टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है जो कि है तो अलग चीज, लेकिन दोनों का जवाब सेम है, इसलिए मैं दोनों को इकट्ठे लिख के जवाब दे रहा हूं। ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। इन दोनों का जवाब चूंकि सेम है तो इसलिए मैं दोनों को इकट्ठे ही बता रहा हूं। और इन दोनों में कॉमन बात यह है कि
लिखा मैंने ये कैश इज नॉट एक्सचेंज इन दीस ट्रांजैक्शंस एज एसेट्स आर जनरली सिमिलर। ये मैंने क्या कहानी बना दी, इसकी अंग्रेजी समझाता हूं दोबारा। ऐसे एसेट्स की एक्सचेंज हो रही है जिनमें से किसी की भी मार्केट वर्थ नहीं पता लग सकती, क्योंकि दोनों बहुत स्पेशल किस्म के होंगे। और ये मैंने लिखा है ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है, ये दोनों अगर एसेट्स एक्सचेंज कर रहे हैं और दोनों एसेट्स की मार्केट वैल्यू नहीं पता लग सकती, उधर किधर उधर किधर है, उधर कर ले यार, मुझे नहीं देखना उधर। चले मैं नोट कर ले, मैं बताता हूं। हाँ भाई नोटेड। चले इधर आए। अगर ये दोनों एसेट्स इनकी को मार्केट वर्थ है ही नहीं, तो ये एक दूसरे को, चलो पार्टी एक की, पार्टी वन की बात करते हैं। अगर ये एसेट बेच रहा है और उससे एसेट ले रहा है, तो दोनों एसेट्स की वैल्यू ही नहीं है कोई, तो कौन कितने पैसे देगा? देखें, अगर ये कहता है जी मुझे वो एसेट चाहिए और साथ 50,000 रुपए भी चाहिए, तो 50,000 तभी बता सकता है ना जब इसकी और उसकी वर्थ में पता फर्क है। जब दोनों की वैल्यू ही मार्केट में नहीं निकल सकती, तो कैश क्यों कैसे दे पा रहे होंगे ये? तो फिर दोनों एक्सचेंज ही क्यों कर रहे हैं? दोनों की नजर में एसेट्स एक जैसे होंगे तो ही एक्सचेंज कर रहे होंगे। दोनों की नजर में एसेट्स एक जैसे होंगे तभी एक्सचेंज कर रहे होंगे। अच्छा, अगर एक जैसे हैं तो एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं? हो सकता है ये किसी और ब्रांड का, हो सकता है ब्रांड किसी और मशीन, इसका सर्विस सेंटर इसको करीब पड़ता हो, इसको उसका सर्विस सेंटर करीब पड़ता हो। जैसे अगर इस कमरे में सारे लेट से कैनवुड के एसी लगे हुए हैं, कोई एक जनरल का एसी है, तो मेंटेनेंस वाले को बुलाने में मुश्किल होती होगी, तो हो सकता है ये लोग चाहें कि उस जनरल को भी उतरवा के उसकी जगह कैनवुड लगवा लेते हैं। तो इसी तरह हो सकता है कोई और हो जिसको जनरल का एसी चाहिए हो। तो इस तरह से अगर दोनों आपस में एसेट एक्सचेंज कर रहे हैं और दोनों एसेट्स की कोई मार्केट वर्थ नहीं पता, तो एक जैसे होंगे तभी एक्सचेंज कर रहे होंगे ना, गन पॉइंट पे तो हो नहीं रहा होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली दोनों के दोनों एक जैसे ही होंगे, इसलिए कैश लिया दिया नहीं जा रहा होगा। यह बात मैंने यहां लिखी। तो अगर यह टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली कैश एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अगर दोनों की मार्केट वर्थ नहीं पता लग सकती तो फिर कैश कोई कैसे पता लगाएगा कितना कैश लेना देना है? और अगर बगैर कैश के एक्सचेंज कर रहे हैं तो फिर एक जैसे ही हुए ना। इस अंग्रेजी का ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं, उनको अपने रट्टा लगाना है एमसीक्यूज के लिए। अदरवाइज इसका काम क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये एसेट और ये एसेट तकरीबन एक ही तरह की परफॉर्मेंस वाले हैं। एसेट एक्सचेंज करने से बेनिफिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। ट्रांजैक्शन यानी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, लेक्स यानी इसमें नहीं है क्या? कमर्शियल सब्सटेंस। कोई खास कमर्शियल बात नहीं है। जितने बेनिफिट्स पिछले एसेट से मिलते थे उतने ही तकरीबन इस नए एसेट से भी मिलेंगे। तो फिर क्यों तकलीफ है, क्यों कर रहे हैं चेंज? भाई होगा कोई मसला, वही जो मैंने मिसाल दी है कि मेंटेनेंस आसान पड़ती होगी, वो नाम का एसेट अच्छा लगता होगा, कोई भी हो सकती है बात। तो इन दोनों में तकरीबन सेम रिजल्ट ये निकल रहा है कि एसेट्स एक जैसे ही होंगे। और ये अंग्रेजी याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में ना ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अंग्रेजी याद हो। और इसकी मैं आपको कुछ आईएएस की अंग्रेजी भी दिखा देता हूं कि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। असल कॉन्सेप्ट के दोनों के बेनिफिट्स बराबर हैं, लेकिन इसकी अंग्रेजी में कैसे बताना है वो एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकता है, तो उसकी ऑफिशियल अंग्रेजी भी लिखवा देता हूं अभी। तो इन दोनों सिनेरियोज का कंक्लूजन ये है कि दोनों एसेट्स एक जैसे ही हैं जी। तो जब दोनों एसेट्स एक जैसे ही हैं तो इन दोनों टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन में हमारे सवालों का जवाब ये हुआ। कौन से सवाल? कि नया कितने का है और पुराना कितने का बिक रहा है। तो बस फिर हम ये समझेंगे कि नया उतने का ही है जितने का पुराना बिक रहा है।
और वो कितने का बिक रहा है? जितनी पुराने की नेट बुक वैल्यू है। यानी सिर्फ इतना तकल्लुफ करना पड़ेगा कि न्यू एसेट डेबिट और ओल्ड एसेट क्रेडिट किस अमाउंट से? पुराने की नेट बुक वैल्यू से। बस नया एसेट डेबिट, पुराना एसेट क्रेडिट। तो इन दोनों के अंदर एंड रिजल्ट ये है कि एसेट्स दोनों एक जैसे ही हैं, इसलिए जितना पुराना बुक्स में था बस समझेंगे नया भी उतने का ही है। उधर को हाथ उठाना नजर आया था मुझे, कुछ सवाल पूछ रहा था वहां जी। क्या जी? कितनी है परचेज प्राइस? जब पहले कभी खरीदा था या अभी एक्सचेंज के टाइम पे, तो वो तो पुरानी बात हो गई। अब जितने का भी खरीदा था वो तो डेप्रिशिएट होता आ रहा है हमारी बुक्स में। जितने पुराने की बुक वैल्यू है हम समझेंगे नया अभी उतने का ही है। तो पुराना क्रेडिट और नया डेबिट, दोनों की नेट बुक वैल्यू वो और बिजनेस है, वो और बिजनेस है। पहली बात तो दोनों की नेट बुक वैल्यू में कंपैरिजन ही क्यों हो? ये अपने पास इस एसेट को जिस बुक वैल्यू पे रखे बैठा था, मिसाल के तौर पे 300 का, ये अपने पास इस एसेट को रखे बैठा हुआ था 450। दोनों तकरीबन एक जैसे एसेट हैं। वो रिड्यूसिंग पे डेप्रिशिएट कर रहा होगा, स्ट्रेट पाइप पे कर रहा होगा, जैसा भी फिजिकली दोनों तकरीबन एक जैसे हैं। अब ये पुराने एसेट को क्रेडिट और नए एसेट को डेबिट कितने पे करे? 450 पे। इसको से कोई कंसर्न नहीं है कि उसने कितने पे रखा था। और ये पुराने को क्रेडिट और नए को कितने पे डेबिट करे? 300 पे। इसकी थोड़ी अंग्रेजी लिख लें, वो याद कर लीजिएगा। ये कि ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, इसकी अंग्रेजी लिखवाता हूं जी। नहीं, वो बेच नहीं रहा ना किसी और को। पर अगर वो किसी और को बेचता तो पता है कितने का बेचता, तो फिर तो ये बात ही नहीं रही ना। नहीं बिकते ये मार्केट में। अच्छा, ये थोड़ी सी अंग्रेजी लिखें, ये है मुश्किल अंग्रेजी, लेकिन आप इसको याद कर लें, ये एमसीक्यूज में काम आ सकती है। अंग्रेजी लिख लें, ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस a transaction has commercial substance if अब if के बाद पॉइंट नंबर 1, if के बाद पॉइंट 1। अच्छा, ये क्या लिख रहा हूं मैं? ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, ये कैसे पता चलता है उसकी अंग्रेजी बता रहा हूं, लेकिन ये स्टूडेंट नहीं जान सकता, ये बिजनेस के लिए। ये सिर्फ अंग्रेजी इसलिए बता रहा हूं कि आपको एमसीक्यूज में ये बात काम आ सकती है, टेस्ट हो सकती है, तो उसके लिए अंग्रेजी बता रहा हूं, याद कर लेना। मैंने कहा कि अ ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस इफ के बाद नंबर 1 the amount and timing of cash flows of asset received, the amount and timing of cash flows of the asset received are different from amount and timing of cash flows of asset transferred। यानी वही पहले वाली अंग्रेजी, लेकिन अब ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड। अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं, इफ अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज ऑफ द एसेट रिसीव्ड, यानी जो हमें मिला है उससे जो कैश फ्लोज मिलने हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज किसके? ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर्ड। जो एसेट दिया है उससे जो कैश फ्लो मिलने हैं और जो मिला है एसेट उससे जो कैश फ्लो मिलने हैं वो डिफरेंट हो। ये जो मैं आपको यहां बात बता रहा था कि दोनों के बेनिफिट्स में फर्क हो, और वो फर्क बड़ा हो, मामूली सा हो, इसके लिए पॉइंट 2। ये पॉइंट 1 पूरा हो गया और पॉइंट 2 लिखे अब। और पॉइंट 1 पूरा करके ना एंड
फिर 0.2। क्या मतलब हुआ एंड लिखने का? एंड लिखने का मतलब और हुआ? अच्छा, उर्दू वाला। यानी ये दोनों बातें पूरी होंगी। तो पहला पॉइंट ये है कि दोनों एसेट्स के कैश फ्लोज में फर्क हो। आसान अल्फाज में मैंने आपको बताया था कि बेनिफिट्स एक जैसे हो, तो अब आईएस की अंग्रेजी बता रहा हूं कि दोनों के कैश फ्लोज की अमाउंट और टाइमिंग में फर्क हो। एंड नंबर 2, दिस डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस? यही जो दोनों के कैश फ्लोज में फर्क है। दिस डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, दिस डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट in relation to the fair values of assets exchanged, fair values of assets exchanged। इसका मतलब यह है कि अगर एसेट्स मिलियंस बिलियंस के हैं और कैश फ्लो में भी कोई लाखों का फर्क है, फिर तो कहेंगे कि फर्क है, तो ये ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। लेकिन अगर एसेट्स हैं मिलियंस के और दोनों के बेनिफिट में 150-200 रुपए का फर्क है, तो फिर एक जैसे ही बेनिफिट्स हैं। तो पॉइंट 1 का मतलब है कि दोनों में फर्क हो, और पॉइंट 2 का मतलब है कि फर्क थोड़ा सा ना हो, वो सिग्निफिकेंट हो। ये लिखी हुई है ऑफिशियल अंग्रेजी, और उसको मैंने आसान अल्फाज में बताया था कि दोनों एसेट्स के बेनिफिट्स में फर्क हो। तो लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस यानी फर्क नहीं है। तो अगर दोनों की मार्केट वैल्यू भी नहीं पता या फिर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो फिर सिमिलर है और नए की कॉस्ट उतनी ही है जितनी पुराने की बुक वैल्यू है। अच्छा, मैंने ना उस दिन एक पूरी क्लास लगाई थी आपको एक बात समझाने के लिए, मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते में, और ये बात झंझोड़ने की कोशिश की थी कि आप अपना करियर बनाने के लिए जरूर टारगेट करें, लेकिन वो करियर जो कितना अरसा चलना है, जितनी जिंदगी है कितनी है नहीं पता, तो उसके लिए जहां इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये काम की बात ही है। ये जब बैग बंद करने लग जाते हैं ना, आपका ध्यान खत्म हो जाता है। जिस चीज से जितनी देर फायदा होना होता है ना, उसके लिए फिर इंसान उतनी मेहनत करता है। जैसे ये जो आप लोग 5-6 साल 7 साल सीए में, आप लोग क्या वैसे लोग सीए में लगाते हैं, तो क्यों 5-6 साल लगाना शुरू के लिए तैयार हो जाते हैं? क्योंकि ज्यादा देर तक इससे फायदा मिलना है। अगर कोई चीज अपने अपने ओन्ड घर के लिए लानी है, ओन्ड घर के लिए, तो अम्मा अब्बा उस चीज की क्वालिटी भी इंश्योर करेंगे, क्योंकि अपने घर की चीज है और अच्छी क्वालिटी की क्यों ज्यादा देर चल जाएगी। और अगर रहना ही सिर्फ 2 महीने के लिए किसी किराए के घर में है, तो उसके लिए बहुत हाई क्वालिटी की चीजें खरीदने की जरूरत है नहीं, क्योंकि रहना ही थोड़ी देर के लिए है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जब रहना ही थोड़ी देर के लिए तो बस खाली हाथ रहे, नहीं, जरूरत का सामान लें, लेकिन जितनी ज्यादा जरूरत उतनी ज्यादा मेहनत। आप लोग जरूर सीए की पढ़ाई करें, बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अल्लाह ने जो दुनिया का निजाम चलाया ना, वो इकोनॉमिक सिस्टम ही से चला हुआ है, तो जरूर करना है। लेकिन दिमाग बंद ना कर लें इस बात पे कि उसके बाद क्या होगा। ये बात उस दिन समझाने की कोशिश की थी। अब आगे आप लोग अकाउंटिंग बिल्कुल पढ़ेंगे, पढ़ के चले भी जाएंगे, मैंने आपको अकाउंटिंग ही पढ़ानी है, मुश्किल है आसान है, पढ़ानी तो है, लेकिन कुछ 2-4 काम भी सेशन में करने की कोशिश करूंगा। कहीं ना कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ा थोड़ा सा असर डालती रहती हैं, और मैंने बच्चों में चेंजेस आते देखा है। आपने जो 12-13 साल जिन कॉलेजेस जिन स्कूलों में गुजारे हैं, तो शायद कोई इस 3 महीने में कोई कहीं भी बात कहीं किसी पर कोई कैसी असरअंदाज हो जाए, तो उसके लिए ना 2-3 काम करता हूं मैं। एक काम तो इंशाल्लाह एफआर 1 में कल से शुरू कर लूंगा, एफआर 2 में कर लिया था। एक तो काम मैं ये करता हूं कि अच्छा, सारी बातें उन लोगों से हैं जो ये यकीन रखते हैं कि मरना है। जो आप में से समझता है कि नहीं ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, तो मरेगा तो लग पता जाएगा, तो अभी उसके लिए तो ये बात है नहीं। तो एक काम तो इंशाल्लाह एफआर 1 में कल से शुरू करूंगा कि रोज की मैं एक ना हदीस सुनाया करता हूं, और उसका भी जो मेन कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमारा कैरेक्टर इखलाक ही होता है। एक काम तो इंशाल्लाह ये रोज करूंगा, देखूंगा क्लास के शुरू में या आखिर में। फिर उसके अलावा एक काम का प्लान ये है, जो लोग लास्ट सेशन में थे उनको आइडिया होगा कि मैंने ना कुछ क्लासेस का एक वर्कशॉप सी कंडक्ट करवाई थी, और 1-2 एक्सपर्ट्स को हायर भी किया था। कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स थे, दीन से रिलेटेड, कुरान से रिलेटेड, तो उसमें कोई 25-30 बच्चे लास्ट टाइम थे, इस दफा मैं और कोशिश करूंगा। तो ये भी प्लान है अगले महीने से, वो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। हाँ, ये मैं आपको जरूर बता दूं कि इस सारी एफर्ट के पीछे जो मेहनत है, वो आपको किसी एक खास मसलक का बनाने की नहीं है, आपको झंझोड़ना है, जिसमें जितना करंट होगा वो खुद ही आग पकड़ लेगा। तो एक तो रोज की हदीस सुनाऊंगा इंशाल्लाह। दूसरा अगले महीने में, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में, बस नवंबर तक कोई 7-8 अगर क्लासेस में कोई एक्स्ट्रा वर्कशॉप रखवा सका, वो प्लान है। फिर इसके अलावा एक एक्टिविटी लास्ट ईयर हुई थी, और वो एक्टिविटी ये थी कि मैंने कुरान के ना कुछ सूराज सिलेक्ट करके, तो उसका बच्चों में कंपटीशन रखा था, ट्रांसलेशन पढ़ के उस पर सवाल जवाब। बड़ा मजे का एक्सपीरियंस था, और बच्चे जिन्होंने किया था उनको बहुत फायदा हुआ था, लेकिन एक कंपटीशन था, एक हेल्दी कंपटीशन था। इसका इरादा है।
और उसके अलावा जो बच्चे मुझे पहले जानते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं रेगुलर मुख्तलिफ टॉपिक्स पे ना बयान करता रहता हूँ, कभी जीटी कैंपस में, कभी गोलो कैंपस में। और जो बच्चे, और करता आप लोगों के लिए हूँ, मतलब मकसद सिर्फ ये है कि आप जो बनना चाह रहे हैं वो मैं हूँ। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं ना, मैं हूँ। और सारे फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद हैं, कोई अपनी सीए फर्म चला रहा है, कोई इंडस्ट्री में है, कोई टीचिंग में है। तो जिस रेलिवेंट फील्ड में हूं उसके टॉप पे हूं, चलो वन ऑफ द टॉप पे होऊंगा। लेकिन आप लोग जो बनना चाह रहे हैं दुनियावी एतबार से, वो मैं हूं। तो अब उस एतबार से आपको मेरी कही भी बात शायद ज्यादा खैर ज्यादा अपील करनी चाहिए, तो मैं उस एतबार से ना मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बयान वगैरह भी कर लेता हूं। और चूंकि वो आप लोगों के लिए ही सारे किए हुए, तो मैं करके अपना यूट्यूब चैनल बनाया था इसी काम के लिए। वो यूट्यूब वालों ने मोनेटाइज भी नहीं किया वो कहते हैं ये नहीं करना मोनेटाइज, तो वो बच्चों से मैं शेयर कर लिया करता हूं, टाइम निकाल के वो सुन लिया करते हैं। तो ये मुख्तलिफ 3-4 कामों से ना मैं इंशाल्लाह मेहनत करूंगा आपके ऊपर कि आप लोग अकाउंटिंग जरूर सीखें। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आपके अंदर झंझोड़ पाऊं मैं कि आगे क्या करना है। तो उसका कल से इंशाल्लाह हदीस शुरू करूंगा, बाकी फिर साथ साथ कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।